ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारी फिटर फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही थी और उसका जो है क्लास 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले की अगर आप वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहां पर आपको मिल जाएगा क्रम वाइज फिटर फर्स्ट ईयर के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी और वहां पर आप इसके पहले की वीडियोज बिल्कुल आराम से देख सकते हैं। प्लस जो मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा उनका पीडीएफ और ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना होगा आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको बिल्कुल आसान है, आपको अपने गूगल में ग्लोबल आईटी सर्च करना है। ग्लोबल आईटी सर्च करते ही अपने फोन में आपके पहले स्क्रीन पे ही मिल जाएगा globalit.org के नाम से वेबसाइट। उस पर क्लिक करोगे आप, ऐसे पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो आपको ये ऑप्शन दिख रहे हैं होम हमारे बारे में नई अपडेट आईटीआई कोर्स, ये ऑप्शन अगर आप फोन में इसे ओपन करें तो दिखाई नहीं देगा। इसके लिए क्या करना होगा, आपको जो राइट साइड कॉर्नर में 3 लाइनें दिख रही होंगी, आपको उन 3 लाइनों पे क्लिक करेंगे ना तो ये सारे ऑप्शन आपके सामने होंगे। ठीक है, उसके बाद आपको कौन से ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ लिखा आईटीआई कोर्स, तो आप आईटीआई कोर्स वाले पे क्लिक करना। यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, फिटर थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी इसके लिए सब आ जाएगा। फिटर थ्योरी पे क्लिक कर लेना। यहाँ पे क्लिक करेंगे, नीचे हम लोग स्लाइड करेंगे, फिर नीचे जाएंगे, देखेंगे 2 ऑप्शन मिलेगा हमें, फिटर फर्स्ट ईयर, फिटर सेकंड ईयर। आपको फर्स्ट ईयर पे क्लिक करना है। ठीक है, सेकंड ईयर होगा तो सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर। उसके बाद फिर नीचे स्लाइड करेंगे तो इस तरह से नया टैब ओपन होगा और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा टेस्ट सीरीज वगैरह का और नीचे पीडीएफ का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। बाकी नए वाले जो टेस्ट सीरीज है उसको आप अभी करिकुलम वाले ऑप्शन में जा करके यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए बिल्कुल नीचे फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर मॉक टेस्ट 1 शो मोर पे क्लिक करेंगे, मॉक टेस्ट 2 ऐसे आगे क्लिक करेंगे तो 3 ऐसे आता जाएगा धीरे धीरे। अभी 2 अपलोड हुआ है, आगे भी हम इसको बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, बाकी मैं इसको कोशिश करूंगा कि जैसे यहाँ पे करिकुलम में आके आपको देखना पड़ रहा है ना, मैं ओवरव्यू वाले यही बाहर ही दे दूंगा मॉक टेस्ट के नाम से। अभी अंदर इसको मैं सर से बोल करके बाहर करवा दूंगा तो आपको और आसानी हो जाएगी। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो आज का हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर विदाउट रैप्चर। ठीक है, कहने का मतलब है धातु की उस गुण का नाम बताइए जिसमें वो बिना टूटे तार के रूप में खींचा जा सकता है। मतलब इसमें से कौन सा ऐसी प्रॉपर्टीज है, जो ये सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, जो ये दर्शाते हैं कि इसकी इस प्रॉपर्टीज की वजह से ही हम धातु को तार के रूप में खींच सकते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब तन्यता होता है, तन्यता मतलब उन्हें तान सके, खींच सके। ये मैं याद करने के लिए बता रहा हूं, ऐसा तन्यता मतलब तानना नहीं होता है, एक खींचना हो। ठीक है, तो डक्टिलिटी का मतलब तन्यता, मतलब जिस वस्तु को हम तार के रूप में अगर खींच सकते हैं और वह टूटे ना, वस्तु को, किसी भी मटेरियल को, किसी पदार्थ को अगर हम उसे तार के रूप में, महीन तार के रूप में लंबाई में खींच रहे हैं और वो टूट नहीं रहा है, इसका मतलब उस पदार्थ के अंदर डक्टिलिटी का गुण है, तभी हम उसे तार के रूप में खींच पा रहे हैं। इसका मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, टेनासिटी कब होगा, टेनासिटी का मतलब दृढ़ता से होता है। किससे मतलब होता है, दृढ़ता से मतलब होता है। किससे, दृढ़ता। इसका मतलब है जब हम किसी पदार्थ पे फोर्स लगाएं, जब हम किसी पदार्थ पे फोर्स लगाएं, कौन सा, तनाव वाला, और वह जो पदार्थ है उस तनाव फोर्स का विरोध करे और वह टूटे नहीं। मतलब फोर्स लगा रहे हैं, उसे खींच रहे हैं, लेकिन वह पदार्थ नहीं टूट रहा है, और जो हम उस पर तनाव वाला, टेंसाइल फोर्स, तनाव फोर्स मतलब खींचने वाला फोर्स लगा रहे हैं, वो उसका विरोध कर रहा है। यह वस्तु है, इस पर इधर से भी फोर्स, इधर को खींचिए, इधर को खींचिए, दोनों साइड को फोर्स लगाएंगे तो तनाव फोर्स हो जाएगा। लेकिन यह जो वस्तु ये टूट नहीं रही है, इसके खींचने से टूट नहीं रही, या फिर हम इस वस्तु पे दबाव दें और यह वस्तु फटे नहीं, क्रैक ना हो, फटे नहीं और खींचने पे टूटे नहीं, तो इसका मतलब उस वस्तु में टेनेसिटी का गुण है, दृढ़ता का गुण है, वह टूटेगी नहीं और फटेगी नहीं दबाने पर। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका। डक्टिलिटी समझ में आया ना, जिसे तार के रूप में खींचा जा सकता है। इसीलिए जैसे आपका एल्युमिनियम हो गया, कापर हो गया, इनके तार बनते हैं ना, तार आपके जो घरों में एल्युमिनियम कापर का बनता है, इसका मतलब एल्युमिनियम कापर में डक्टिलिटी का अच्छा गुण है, तभी हम उसका तार बना पा रहे हैं, नहीं तो तार नहीं बना पाते। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का मतलब हो गया कि जब हम किसी वस्तु पे फोर्स लगाएं, जब हम किसी वस्तु पे फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने पर उस वस्तु में क्या हो, उसके आकार में परिवर्तन हो, लेकिन फोर्स को हटाते ही वो वापस अपने पुनः उसी स्थिति में आ जाए, उसी को बोलते हैं क्या, इलास्टिसिटी। कि जब हम फोर्स लगाएंगे तो वस्तु का आकार बदल जाएगा, लेकिन जैसे ही हम फोर्स को हटाएं वस्तु वापस अपने उसी स्थिति में आ जाए तो उसको बोला जाता है क्या, कि इस वस्तु के अंदर इलास्टिसिटी का गुण है। सबसे अच्छा एग्जांपल आपके दिमाग में आता होगा कि कोई रबड़ ले लीजिए भाई, जो रबड़ होता है मिठाई में जो रबड़ चढ़ा दिया जाता है, ठीक है, तो उस रबड़ को अगर आप खींचते हैं तो रबड़ लंबा हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप फोर्स हटाते हैं फिर रबड़ वापस
छोटा हो जाता है। तो इसका मतलब उस रबड़ के अंदर इलास्टिसिटी का गुण है। और एक क्वेश्चन बहुत ही जानदार मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, कई बार ये एग्जाम वगैरह में आपके कंपटीशन वाले भी एग्जाम में इवेंट पूछ लेता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे। और सारे ऑप्शन तो आप पकड़ लोगे कि भाई कास्ट आयरन है, रबड़ है, इस तरह से ऑप्शन दे देगा कि सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी का गुण किसमें है, कास्ट आयरन में, रबर में, स्टील में, इस तरह से ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली आपके दिमाग में क्या आएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जब आपने ये ऑप्शन देखा था, जिस हिसाब से कि मैंने आपको बताया कि इलास्टिसिटी का मतलब है कि किसी वस्तु पर जब फोर्स लगाया जाए तो उसकी आकृति बदल जाए, पर फोर्स हटाते ही वापस वो अपनी पुराने वाली प्रारंभिक स्थिति में आ जाए, तो उस इलास्टिसिटी का गुण बढ़ा जाता है। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि इनमें से सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी का गुण किसके अंदर है, तो आपके दिमाग में क्या आया था, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा ऑप्शन इसमें से सही लगा था, पहला वाला या दूसरा वाला या तीसरा वाला। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि कौन सा सही होगा, तो वह सही होगा आपका स्टील। कौन सा सही होगा, स्टील सही होगा। कई बार हमारे दिमाग में क्या आ जाता है कि यार रबर ज्यादा इलास्टिक होगा, देखने में ऐसा लगता है और दिमाग में भी यही काम करता है कि यार रबर ज्यादा इलास्टिक होगा, और हम रबर टिक कर देते हैं और आंसर गलत हो जाता है। जबकि सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी का गुण किसमें होता है, स्टील में होता है। रबर की अपेक्षा भी स्टील में इलास्टिसिटी का गुण ज्यादा होता है, तो इसको आपको याद रखना है, स्टील। ठीक है, गलत नहीं करना इस चीज को। अगला क्वेश्चन है क्या, मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी का मतलब है कि किसी वस्तु पे क्या करें हम, मैलेबिलिटी मतलब कि जिस वस्तु को चादर के रूप में फैलाया जा सके, किसी मेटल को चादर के रूप में आप फैला सको, तो इसका मतलब उस पदार्थ के अंदर मैलेबिलिटी का गुण है। कोई आपके पास पदार्थ है, उसको आप पीट पीट करके क्या करें, चादर के रूप में फैला दे और उसमें क्रैकनेस भी ना है। ऐसा नहीं कि आप उसे पीट रहे हो और गोल चादर है या फिर स्क्वायर चादर है तो उसके किनारे क्या हो रहा है, क्रैक हो जा रहे हैं। वो चादर के रूप में फैल तो रहा है लेकिन क्रैक हो जा रहा है। क्रैक हो जाएगा तब उसमें मैलेबिलिटी का गुण नहीं है। मैलेबिलिटी का गुण तब कहा जाएगा जब उस चादर को हम, कोई भी मेटल है, कोई पदार्थ है, उसको हम पीट पीट कर चादर के रूप में फैला दे और उसमें क्रैकनेस भी ना आए, तब उसमें कहा जाएगा कि इसमें मैलेबिलिटी का गुण है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चार प्रॉपर्टीज क्लियर होगा किसको क्या कहते हैं, और क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप कर भी पाओगे, मुझे उम्मीद है। अगला क्वेश्चन है, थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm पिच का है। स्पिंडल का थ्रेड क्या है, देखिए यहाँ पे मैं फिगर यहाँ पे आपको दिखा रखा हूं। जब थिम्बल वगैरह की बात कर रहा था तो किसकी बात कर रहा, माइक्रोमीटर की बात कर रहा। किसकी बात कर रहा, माइक्रोमीटर का। इसीलिए मैंने ये फिगर ले रखा है जिससे कि आपको समझ में आ जाए। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, एक बार आप समझ लीजिए, फिर हम लोग छोटा करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि माइक्रोमीटर होता क्या है। ठीक है, तो ये आपके सामने माइक्रोमीटर दिख रहा है। इसमें जो इधर वाला पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं, एन्युल कहते हैं। क्या कहते हैं, एन्युल बोलते हैं। और यह वाला जो पार्ट है इसको स्पिंडल बोला जाता है। ठीक है, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। यह वाला जो पार्ट है इसे फ्रेम बोलते हैं, कभी कभी यू फ्रेम भी बोल देते हैं या फिर फ्रेम बोल देते हैं। यह जो है यहाँ पे जो गोल सा आपको दिख रहा है, और कहीं कहीं पे छोटा सा ऐसे लॉक टाइप का दिया होता है, कहीं कहीं पे ऐसे गोल बना देता है, ऐसे छोटा सा लॉक होता है जिसे इधर उधर खिसकाते हैं, तो इससे क्या बोलते हैं, इसको स्पिंडल लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पिंडल लॉक बोलते हैं। मतलब इसको जब हम खिसका देंगे तो स्पिंडल लॉक हो जाएगा। फिर आप थिम्बल या रैचेट को कितना भी घुमा लो, ये स्पिंडल आगे पीछे नहीं होगा, वहीं लॉक हो जाएगा। और फिर से लॉक ओपन करेंगे तब घुमाएंगे तब ये आगे पीछे होगा। तो जब हम मेजरमेंट लेने जाते हैं तो जॉब की माप लेने के बाद हम स्पिंडल को लॉक कर देते हैं ताकि माप रीडिंग पढ़ते समय या आगे पीछे ना घूम जाने, तो सारी प्रॉब्लम आ जाएगी, दिक्कत हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा मेहनत। उसके बाद यह वाला जो हिस्सा होता है जिसपे मेन स्केल बना होता है, इसी पे क्या होता है, मेन स्केल बना होता है। इसको बैरल या स्लीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैरल या स्लीव। और इस हिस्से को थिम्बल बोलते हैं और इसको रैचेट स्टॉप बोलते हैं। क्या बोला जाता है, रैचेट स्टॉप। रैचेट स्टॉप का फायदा यह है कि जब हम किसी वस्तु पर इससे माप लेते हैं तो एक समान दबाव लगाने के लिए, क्योंकि हो सकता है कोई वस्तु आप यहाँ पे जब इसके बीच में रखेंगे तो हो सकता है उसमें चिपकने के बाद आप ज्यादा फोर्स लगा दो या कम फोर्स लगाओ, तो हमें फोर्स कितना लगा, मतलब कितना हमें घुमाना है। तो रैचेट स्टॉप से यह फायदा होता है कि जब वस्तु पे आवश्यक दाब मिल जाता है तो रैचेट स्टॉप फिर आप इसको घुमाओगे ना तो चिट की आवाज करने लगेगा और कोई भी प्रेशर नहीं लगाएगा। जब चिट की आवाज आएगी तो आप समझ जाओगे कि अब मुझे घुमाने की जरूरत नहीं है और इसको टाइट करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, माइक्रोमीटर। ये पार्ट भी मैंने आपको बताए सारी चीजें, और क्या होता है आपको समझ में आया होगा। फिर सिंबल भी दिखा होगा, सिंबल क्या है और यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा था, अब हम इसी के हिसाब से सॉल्व करेंगे तब ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा भी होगा, देख रहे हैं ना, सिंबल पे कितने भाग है, ये भी चीज देख लीजिए आप। सिंबल पे कितने भाग है, देखिए 0 है,
0 से 5 है, 10 है, 15, 20, 25, वापस घूमते आएंगे तो 30, 35, 40, यहाँ देखिए 45 लिखा है। 45 से जब 0 पे पहुंचेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 भाग है, मतलब 0 से शुरू हुआ, 5, 10, 15, 20, 45 और यहाँ आते आते फिर क्या हो जाएगा 50। मतलब थिम्बल पर टोटल कितने भाग बने हैं? 50 भाग बने हुए। इसको भी आपको याद होना चाहिए कि थिम्बल पे कितने भाग बने होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखेंगे तो सही से समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm पिच है। पिच का मतलब होता है एक थ्रेड से, पिच का मतलब होता है एक थ्रेड से, जैसे कहीं पे थ्रेड कटा हुआ है तो एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की जो दूरी होती है वही क्या होती है? पिच होती है। और ये कह रहा है पिच कितना? 0.5 mm। पिच कितना है? 0.5 mm। और जब हम थिम्बल को घुमाते हैं ना तो वह बैरल या स्लीव पे जो होता है, यहाँ पे जब थिम्बल घुमाया जाता है तो स्पिंडल में हमारा थ्रेड कटा होता है तो कितनी दूरी चलता है? तो जो थिम्बल को हम एक चक्कर घुमाएंगे तो वह एक पिच की दूरी बराबर चलेगा। थिम्बल को पूरा एक चक्कर घुमाने पे वो कितना दूरी चलेगा? एक पिच के बराबर। और एक पिच की दूरी कितनी है? तो यहाँ दिया हुआ है कि भाई जो स्पिंडल पे थ्रेड कटा है उसका जो है 0.5 mm पिच वाला है, मतलब एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। और कितना दिया है यहाँ पे? 0.5 mm दिया हुआ, पिच दिया हुआ। इसका मतलब एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की दूरी कितना है? 0.5 mm है। इतना समझ में आया? अब आगे समझ में आएगा। देखिए अब ये कह रहा है कि जब भाई थिम्बल को जब हम एक चक्कर घुमाएंगे, थिम्बल को एक चक्कर घुमाने पर चली दूरी बैरल या स्लीव पर चलेगी दूरी कितनी है? ठीक है, तो एक चक्कर घुमाया हमने तो कितनी दूरी चली? तो हमें मालूम है एक चक्कर घुमाने में एक थ्रेड के बराबर दूरी चलेगी, और एक थ्रेड के बराबर दूरी चलने का मतलब है कि पिच के बराबर, और पिच कितना है? 0.5 mm है, मतलब 0.5 mm दूरी चली है। ठीक है, अब उसके बाद हमें मालूम है थिम्बल को एक चक्कर हमने घुमाया तो 0.5 mm दूरी चला ना। थिम्बल को हमने एक चक्कर घुमाया। थिम्बल पे टोटल कितने भाग हैं? तो हमने यहाँ पे आपको दिखाया था कि 0, 5, 10, 15, यहाँ 45, फिर 0 पे पहुंचेंगे तो 50, मतलब थिम्बल पर टोटल 50 भाग बने हुए। तो आप कहिए कि थिम्बल एक चक्कर घुमाने पर चली दूरी उतना, या कहिए कि थिम्बल पर जो 50 भाग हैं, मतलब 50 भाग बराबर 0.5 mm, दोनों एक ही बात हो जाएगी। भाई थिम्बल एक चक्कर घुमा और थिम्बल पे टोटल कितने भाग थे? 50 भाग थे, मतलब हमने 50 भाग घूम दिया। तो जब 50 भाग घूमे तो कितना चले? 0.5 के बराबर। यहाँ पूछा है थिम्बल के एक डिवीजन की मूवमेंट क्या होगी। एक डिवीजन मतलब एक भाग का मूवमेंट क्या होगा? तो जब 50 भाग 0.5 mm के बराबर आ रहा है तो एक डिवीजन किसके बराबर आएगा? 0.5/50। दशमलव खत्म करना है, ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दीजिए। 5/50 दाम में 500 हो जाएगा। ठीक है, 5 से नीचे कट जाएगा, 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/100 हो जाएगा। और आपको मालूम होगा कि कभी भी जब भाग देते हैं तो नीचे जितना जीरो होता है ऊपर वाली संख्या में दशमलव लग जाता है, कितना? उतना ही बाई तरफ की ओर। तो देखिए यहाँ पे 2 जीरो है तो यहाँ पे 1 हो गया, 2 जीरो है तो 0.01, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। 2 अंक पे दशमलव लग गया, किधर? बाईं तरफ। और अगर एक गुणा रहता है तो दाहिनी तरफ जाता है। तो यहाँ पे देखिए 1/100 और यहाँ पे हमारा क्या आ गया? 0.01 mm। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन जो बी है ऑप्शन बी तो 0.10 है ना। ऑप्शन ए है 0.01 mm, ऑप्शन ए वाला है ना 0.01 mm। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है? देखिए यहाँ पर वर्नियर कैलिपर का रीडिंग पूछ रखा है, इसीलिए मैंने फिगर लिया हुआ कि पहले आप देख लीजिए कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है। ठीक है, यह दिख रहा होगा आपको साफ साफ। यह वाला हिस्सा है, यह दोनों यह फिक्स्ड जॉ होते हैं। ठीक है, दोनों क्या होते हैं? फिक्स्ड जॉ। आई बात समझ में? नीचे वाला भी ऊपर वाला भी, ये दोनों फिक्स जॉ है हमारे। उसके बाद ये दोनों जो जॉ है ये आगे पीछे खिसक सकते हैं, इसलिए इन्हें मूवेबल जॉ कहते हैं, कि मूव करने वाला, मूवेबल जॉ। ठीक है, उसके बाद यह जो जिसपे स्केल बनी हुई है इसे हम लोग बीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीम बोलते हैं। जो पीछे है या निकला हुआ इसे डेप्थ बार बोला जाता है, इसकी मदद से हम लोग गहराई मापते हैं। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं यहां पर देखिए। ठीक है, ये थंब वाला है हमारा, थंब से हम इसको आगे पीछे खिसकाते हैं। और यहाँ पर जो होता है एडजस्टिंग नट होता है हमारा, और ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे आप तो ये हमारा क्या है? तो ये हमारा है वर्नियर स्केल। क्या है?
वर्नियर स्केल। और जो ऊपर वाला ये होता है इसको हम लोग मेन स्केल कहते हैं। मेन स्केल, इन दोनों पे ज्यादा ध्यान रखना में, मेन स्केल और वर्नियर स्केल, ठीक है। और यहाँ पे हमारा थंब के द्वारा थंब नट होता है जिसकी मदद से हम इसको आगे पीछे एडजस्ट करते हैं, थंब वाला एडजस्टिंग नट होता है। और यह जो है स्लाइडिंग यूनिट है, यह क्या है हमारा जो 5 नंबर पे है, स्लाइडिंग यूनिट, क्योंकि यह पूरा भाग स्लाइड करता है और इस पे जो होता है बना होता है, ये क्या होती है, वर्नियर स्केल बनी होती है। तो ये हो गया हमारा क्या, वर्नियर कैलिपर। ये तो मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे कि इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। एक आपको फार्मूला, इसको मैं छोटा कर दिया हूं मैं क्योंकि इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। वो फिगर मैंने अलग से लिया था आपको समझने के लिए, क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर दो शायद आपको क्लियर एकदम दिखे भी, ठीक होगा। कह रहा है यहाँ पे देखिए फिगर दिया हुआ है, यह नीचे वाला देख रहा है ना, जो ऊपर है आपका मेन स्केल है, ऊपर क्या है, मेन स्केल। और नीचे जो यह दिख रहा है आपको लाइनिंग, यह क्या है, तो यह है हमारा वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल। हमें रीडिंग निकालने के लिए एक फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या है, ध्यान से देख लीजिएगा, बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। रीडिंग निकालने के लिए वर्नियर कैलिपर का, कि मेन स्केल पे, ठीक है, मेन स्केल की माप पहले क्या हमें पता होना चाहिए, मेन स्केल की माप प्लस नीचे वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल का मेन स्केल से मिलने वाले भाग की संख्या, मिलने वाले या मैच करने वाले, कि कौन सा वर्नियर स्केल की लाइन मेन स्केल की लाइन के बिल्कुल एक सीध में है। तो वर्नियर स्केल का, वर्नियर स्केल का मेन स्केल से मिलने वाले भाग की संख्या, ठीक है, सुन लीजिएगा, राइटिंग साइड उतनी अच्छी ना हो, इनटू लिस्ट काउंट। क्या होता है, लिस्ट काउंट होता है, अल्पतमांक जिसे कहते हैं या लिस्ट काउंट कहते हैं, ठीक है। ये चीजें होगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। पहले मेन स्केल की माप, तो देखिए मेन स्केल की माप कितनी है, तो हमें मालूम है कि 4 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर है। एक सेंटीमीटर में 10 mm, तो 4 सेंटीमीटर कहिए या 40 mm कहिए, एक ही बात है। 5 सेंटीमीटर कहिए या 50 mm कहिए, एक ही बात है, क्योंकि आंसर हमें mm में दिया हुआ, तो mm में निकालेंगे। देखिए 4 सेंटीमीटर या 40 mm एक ही बात, 5 सेंटीमीटर या 50 mm एक ही बात। अब हम देख रहे हैं 40 mm हो गया, 50 mm हो गया, बीच में एक बड़ी लाइन है, तो इसको क्या बोलेंगे, 45 mm। भाई 40, 41, 42, 43, 44, 45, फिर 46, 47, 48, 49, 50 गिन सकते हैं आप, काउंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर यहाँ 40 था, यहाँ 45 था, यहाँ 50 था, तो यहाँ देखिए बड़ी वाली लाइन से पहले एक आधी छोटी वाली लाइन है, इसका मतलब यहाँ क्या रहा होगा, यहाँ आपका रहा होगा, क्या रहा होगा, 35। तभी तो ये 35 रहा होगा, 35 का 36, 37, 38, 39, 40, ठीक है। अब देख रहे हैं कि ये जो जीरो है 35 से आगे है और 36 वाली लाइन से पहले ही है, तो मेन स्केल का माप क्या हो जाएगा, क्योंकि 35 से आगे है और 36 से पहले है, किससे आगे है, 35 से, तो हम 35 ले लेंगे। कितना हो जाएगा हमारा मेन स्केल की माप, 35 प्लस वर्नियर स्केल से कौन सा भाग मिल रहा है, बहुत आसान है, आपको फिगर में साफ साफ दोनों एरो बना करके कह रहा है कि यह वाला भाग मिल रहा है। कौन सा भाग मिल रहा है, ये वाला, फिगर चिटअप बना रखा है, आपको कुछ सोचना ही नहीं है। 10, 15, 16, 17, 18, 19, देखिए 20 लिखा भी है, 20 वाला भाग एग्जैक्ट मैच कर रहा है, इसलिए यहाँ पे नीचे से एरो बनाया, ऊपर से एरो बनाया, कह रहा है कि ये दोनों भाग बिल्कुल एग्जैक्ट मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वर्नियर स्केल का मेन स्केल से मिलने वाले भाग की संख्या 20 इंटू लिस्ट काउंट। तो इसका लिस्ट काउंट कितना है, तो वर्नियर कैलिपर की बात हो रही है, इसका लिस्ट काउंट आपको याद होना चाहिए कि 0.02 mm होता है। नहीं याद है तो अब याद कर लीजिए कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.02 mm होता है, याद रहेगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब जो है पहले गुणा कर लेते हैं, 35 प्लस इनका गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ठीक है, 2 सुना 0 और 2 दूना 4, 20 दूना कितना हो गया, 40 हो गया। 2 अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, 35.40 mm में आ जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, 35.4 कहिए या 35.40 कहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इसमें थोड़ा ज्यादा न्यूमेरिकल टाइप का आ गया तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है। यह वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर दे रखा है और इसकी रीडिंग हमें निकालनी है।
तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर दिखता कैसा है। बाकी डिटेल में भी आगे क्वेश्चन आएगा तो हाँ बताएंगे कौन से पार्ट को क्या कहते हैं। यह वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है, ये इसका स्टॉक होता है, इसमें यह ब्लेड लगी होती है, ब्लेड को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, यह ब्लेड होती है आपकी, ठीक है, ब्लेड में स्लॉट करता है, आगे पीछे खिसका सकते हैं, यह स्टॉक होता है। इस वाले भाग को जो बारी वाला भाग है जिसमें यह लिखा गया है इसका वैल्यू, इसको 360 डिग्री को 4 भागों में 0 से 90, 0 से 90, 0 से 90 और 0 से 90 4 बार बांटा जाता है। तो 9 चौक को 36, मतलब यह पूरा गोल है 360 डिग्री है, 360 डिग्री को 4 भागों में 0 से 90, 0 से 90 इस टाइप से बांटा गया होता है। वो किस पे? डिस्क पे। इस बारी वाले से क्या कहते हैं? डिस्क कहते हैं। और इसी पे जो बांटा गया 0 से 90 इसी को क्या बोलते हैं? मेन स्केल बोलते हैं। अंदर वाले जो हिस्सा है आपको दिख रहा है, या अंदर वाला जो गोल चक्कती हिस्सा है ना, जिसपे ये वर्नियर स्केल बना हुआ है, 0 30 60, इधर भी 0 30 60 मिनट में होता है। 0 मिनट, 5 मिनट, इस तरह से 15 मिनट, 30 मिनट, और फिर यहाँ पे 15 गुना 30, और यहाँ पे 45, और यहाँ पे 60। तो इस तरह से बना होता है, ठीक है। यह मिनट में होता है, यह वर्नियर स्केल होता है। बाहर वाला मेन स्केल, यह वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल किस पे होता है? इस डायल पे होता है, और इसी डायल पे मैग्नीफाइंग ग्लास भी लगा होता है जिससे कि हम इसको साफ साफ पढ़ सकते हैं। तो यह जो डायल होता है ना, यह डायल घूमता है, रोटेट करता है। कितना? 360 डिग्री पे पूरा रोटेट कर सकता है। यहां से इस क्लैंप की मदद से इसे लॉक कर सकते हैं, फिर लूज करके इसे घुमा सकते हैं, फिर लॉक कर सकते हैं। तो जब भी रीडिंग लेनी होगी तो इसे घुमाना पड़ेगा ना, तो यहां से लूज करके इस डायल को घुमाते हैं, और डायल पे ही वर्नियर स्केल लगा होता है तो वह भी साथ में घूमता है। इसीलिए कभी कभी पूछ लेता है कि जो हमारा क्या नाम है इसका? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। जो हमारा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है, इसका जो है मेन इंपॉर्टेंट भाग, अनिवार्य भाग कौन सा है? इंटीग्रल पार्ट बोलता है, इंटीग्रल पार्ट बोलता है। अनिवार्य भाग कौन सा है, अभिन्न हिस्सा कौन सा है? तो वह यही होता है हमारा क्या? डायल होता है, क्योंकि डायल पे ही वर्नियर स्केल होता है और यह पूरा रोटेट करता है 360 डिग्री। और सभी हम ब्लेड को रोटेट करा करके जॉब का जो है एंगल निकालते हैं। इसकी मदद से क्या किया जाता है? जॉब का टेपर ज्ञात किया जाता है कि वो कितने डिग्री पे, कोई जॉब इस तरह से टेपर में है तो यह टेपर कितना है, किस एंगल पे है, तो यह ज्ञात करने के लिए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का यूज किया जाता है। इससे जो हम 90 डिग्री से कम या 90 डिग्री से अधिक का कोड यूज करते हैं, मतलब निकालने के लिए। 90 डिग्री के लिए तो भाई बहुत सारी चीजें है ना, अब बेवल स्क्वायर वगैरह तो है ही, वो क्या कहते हैं, ट्राई स्क्वायर वगैरह, इस टाइप की चीजें हैं जिसकी मदद से हम 90 डिग्री वाला निकाल लेते हैं। पर 90 डिग्री से अगर कम कोण या 90 से अधिक हो, मतलब न्यून कोण या अधिक कोण को मापना हो, तब इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसकी मदद से हम लोग 5 मिनट तक के कोण को ज्ञात कर सकते हैं। कितने? 5 मिनट। इसकी लिस्ट काउंट कर लीजिए, लिस्ट काउंट भी यही 5 मिनट ही होगा, ठीक है। लिस्ट काउंट का मतलब यही होता है कि किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मापी जा सकने वाली छोटी सी छोटी माप, किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा मापी जा सकने वाली जो छोटी सी छोटी माप होती है, उसी को लिस्ट काउंट कहते हैं, ठीक। तो ये लिस्ट काउंट कितना है? 5 मिनट है। या फिर कहिए कि इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की मदद से हम 5 मिनट की शुद्धता में कोण माप सकते हैं, यह भी वही बात है। या फिर आप कहिए कि इसके द्वारा हम मिनिमम 5 मिनट का कोण माप सकते हैं, तो ये सब एक ही बात है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए यहां फिगर आपको दिख रहा होगा, यहां पे फिगर दिखाया गया। तो इसमें देखिए 2 चीजें होता है। जब हमें क्या करना हो, न्यून कोण निकालना, मतलब यहाँ पे एरो देख रहे हैं आप, एरो किधर है? राइट साइड को, एरो हमारा राइट साइड को बना हुआ है। तो जब भी राइट साइड को एरो बना होता है किसी भी फिगर में, तो हम समझ जाते हैं कि इस समय जो हम मान निकालेंगे वो न्यून कोण निकालेंगे। मतलब इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के द्वारा जो मान लिया गया होगा, किसमें लिया गया होगा? न्यून कोण, मतलब 90 डिग्री से मान कम आएगा। लेकिन अगर फिगर में क्या करें, उधर को एरो ना बना करके एरो इधर को बना दे, किधर को? इस साइड को, ठीक है। तो इधर अभी हम इधर को रीडिंग पढ़ेंगे, जिधर एरो बना होगा उधर को रीडिंग पढ़ेंगे। जब एरो इधर को बन जाएगा तो रीडिंग हम किधर पढ़ेंगे? इस साइड को पढ़ेंगे। अगर एरो किधर हो? बाएं साइड को, इधर दाहिने हो गया, इधर बाएं हो गया। अगर एरो का निशान बाएं साइड को हो तो हम रीडिंग बाएं साइड पढ़ेंगे, प्लस जो मान आएगा वो अधिक कोण में आएगा। इसका मतलब जो भी वैल्यू आएगी ना, उसको हमें 180 डिग्री में से घटाना पड़ेगा, तो हमारा एक्चुअल मान निकलेगा। जो भी मान आएगा या वैल्यू आएगा उसको हम क्या करेंगे? 180 डिग्री में से घटाएंगे, तब हमें एक्चुअल वैल्यू पता चलेगी। लेकिन अगर दाहिने तरफ एरो दिया हुआ है तो इससे हमारा न्यून कोण का मान निकलता है, और इसमें जो भी वैल्यू आएगा सीधे रख देंगे, इसमें किसी में से कुछ घटाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा दाहिने साइड वाला, तो जो भी वैल्यू आएगा सीधे आ जाएगा। अगर एरो बाएं साइड वाला होता तो जो मान आता है उसको फिर हम 180 डिग्री में से घटाते, तब हमें असली वैल्यू पता चलती, ठीक है। तो इस बात का ध्यान देना है कि फिगर में दिया किधर वाला है। तो इसमें एरो जो है हमारा दाहिने साइड वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं, न्यून कोण का मान निकलेगा। कैसे निकलेगा? तो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है।
रीडिंग हम कैसे निकालेंगे, रीडिंग बराबर यहां पे लिखते हैं, इसको पहले मैं हटाता हूं, ठीक है। रीडिंग जो होगी हमारी बिल्कुल आसान है, देखिएगा ध्यान से, बस फिगर देख के आप आंसर निकाल लोगे। पहले तो मेन स्केल की माप, किसकी माप, मेन स्केल की। तो देखिए मेन स्केल पे क्या है, यह देखिए यहां पे जो एरो है 40 वाला, यह वाला जो लाइन है, सॉरी तिरछा हो गया, यह वाली जो लाइन है ये 40 वाली है, ठीक है, 40 है। 40 के जस्ट आगे क्या होगी, 41 होगी, 41 के आगे क्या होगा, 42 होगा। लेकिन हम देख रहे हैं जो नीचे वाला जीरो है, हमें इसको देखना होता है, यह वर्नियर स्केल है या मेन स्केल है, ठीक है, यह वर्नियर स्केल है जो डायल पर है, या मेन स्केल है जो डिस्क पर बना हुआ है। तो जो हमारा यह वर्नियर स्केल है, तो वर्नियर स्केल का जीरो देखिए 41, 40 के बाद 41 वाली लाइन है, 41 से आगे है, लेकिन 42 से पहले ही रह गया है, तो 42 को टच तो किया नहीं, लेकिन 41 से आगे है। इसका मतलब हमारे मेन स्केल की माप क्या हो जाएगी, 41 डिग्री हो जाएगी, प्लस मेन स्केल का माप 41 डिग्री हो गया। अब उसके बाद हम वर्नियर स्केल का पढ़ेंगे। मेन स्केल वाला क्लियर हुआ ना, देखिए एरो भी बनाया है, 41 से जस्ट आगे वाले पे, 42 पे नहीं गया है, 40 वाली लाइन फिर 41 वाली लाइन, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, नहीं थोड़ा बड़ा कर देता हूं एक बार, आप देख लीजिए कैसे छोटा हो गया भाई, अब देखिए क्लियर दिख रहा होगा। अब 40 वाली लाइन, इसके आगे 41, एरो देखिए 41 और 42 के बीच में बना हुआ है, इसीलिए हमारा मेन स्केल का मान क्या होगा, 41 होगा। और छोटा वाला देख लीजिए वर्नियर स्केल में, तो देखिए जीरो यहाँ पे होगा, बड़ी वाली लाइन पे 15, फिर बड़ी वाली पे 30, फिर बड़ी वाली पे 45, 45 के जस्ट एक भाग जो है 5 मिनट का है, 5 मिनट की लिस्ट काउंट होती है ना, देखिए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, फिर 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, ठीक है। और 45 के जस्ट अगली लाइन क्या होगी, 50 मिनट हो जाएगी, फिर 55, 60 है। तो इस वाले एरो का मान क्या होगा, तो ये किस पे है, 45 से अगली 50 वाले पे, तो मान इसका 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 41 डिग्री और 50 मिनट, ठीक है, बिल्कुल आसान है। मेन स्केल का मान 41 डिग्री आया, वर्नियर वाला यहाँ पे देखिए 45, अगला जस्ट 50 है, तो 50, बस सीधे रीडिंग निकल गई, 41 डिग्री 50 मिनट। कितना आसान है, ऑप्शन देखिए बी वाला सही हो जाएगा। और अगर एरो क्या होता, मैंने बताया ना, एरो बाएं साइड को बना होता तो अधिक कोण का मान आता, यह न्यून कोण है ना, क्योंकि जब 90 डिग्री से कोई वैल्यू कम हो तो उसे न्यून कोण कहते हैं। अधिक कोण मतलब उसका मान 90 से अधिक होना चाहिए। तो कब होता, अगर एरो इधर का बना होता तो यही वैल्यू आती, हम इसको क्या करते, 180 डिग्री में से घटा देते, जब 180 डिग्री में से इस चीज को घटा देते तो जो मान आता वह मान हमेशा क्या होगा भाई, चाहे 41 है 180 है, 90 से ज्यादा आएगा तो वह अधिक कोण वाला हो जाता। क्लियर हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला देखिए कह रहा है कि फिलर गेज का उपयोग क्या है। यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा, यह फिलर गेज होता है, ठीक है, जो आपको साइड में फिगर दिख रहा है यह फिलर गेज होता है, 0.01 mm की स्टेप में बना होता है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है किस स्टेप में बनाया जाता है, मतलब एक स्टेप, एक ब्लेड से अगले ब्लेड की मोटाई क्या होनी चाहिए। तो जो मान लीजिए एक ब्लेड 0.01 mm का, तो अगला ब्लेड 0.02 का, अगला ब्लेड 0.03 का, इस टाइप से 0.01 mm के स्टेप में बनाया जाता है, ठीक है। और फिलर गेज आपको दिख रहा होगा, कई सारी ब्लेड है और सभी ब्लेड की मोटाई अलग अलग होती है, सभी ब्लेड की मोटाई क्या होती है, अलग अलग होती है। इनका यूज किया जाता है मिलने वाले भाग, मतलब दो पार्ट आपस में मिल रहे हैं, एक भागे हो गया एक भागे हो गया, उनके बीच में गैप कितना, मतलब हल्का सा स्लॉट है, पतला सा गैप है, तो वो गैप कितना है, उस गैप को मापने के लिए, उस गैप को चेक करने के लिए फिलर गेज का यूज किया जाता है। नाम से ही पता चल रहा है, फिलर क्या, फिलर फिल हो जाना, भर जाना, तो उस गैप को हम इस ब्लेड के द्वारा भर देंगे। तो इस ब्लेड पे मान लीजिए कि एक पार्ट यह हो गया आपका, दूसरा पार्ट यह हो गया, इनके बीच में बहुत थोड़ा सा गैप है। अब इनके बीच में हम फिलर गेज की एक ब्लेड डालेंगे, मान लीजिए यह लूज हो रही है तो दूसरा वाला डालेंगे, वह भी लूज है, तीसरा डालेंगे तो हो सकता है वह टाइट आ जाए, और चौथी उसके अंदर जाएगी ही नहीं। तो जो तीसरी वाली थी जो उसके अंदर चली जा रही थी टाइट होके, उस पर वैल्यू पढ़ लेंगे, जो मान लिखा होगा कि मान लीजिए इस पे लिखा है कि 0.15 mm, यह ब्लेड इसके अंदर चली गई, इसका मतलब इन दोनों पार्ट के बीच में जो गैप है वो 0.15 mm का है। आई बात समझ में। कभी कभी क्या होता है गैप ज्यादा हो तो एक ब्लेड से काम नहीं बनता, तो हम 2-3 ब्लेडों को एक साथ मिलाकर के इसके अंदर डाल देते हैं। जब वो भर जाता है बिल्कुल अच्छे से, तो तीनों ब्लेडों पे जो मोटाई लिखी रहती है उसको हम आपस में जोड़ देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कितना गैप है। तो इस टाइप से भी हम इसका यूज करते हैं। तो फिलर गेज का काम क्या है, मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करना। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फिल हो जाना, दो गैपों के बीच में फिल हो जाता है, भर जाता है, उनके गैप को चेक करता है कि दोनों पार्ट के बीच में कितना गैप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस डायल कैलिपर या डायल होगा, डीएल हो गया है,
डायल कैलिपर में माप को पढ़े, या डायल कैलिपर है इसमें हमें माप को पढ़ना है। मेन चीज हमें लिस्ट काउंट पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? लिस्ट काउंट, एलसी कहते हैं या फिर लिस्ट काउंट कहते हैं। तो जो डायल कैलिपर होता है ना, इसका लिस्ट काउंट कई सारे होते हैं। 0.01 mm वाला भी आता है, ठीक है, 0.02 mm वाला भी आता है, 0.05 mm वाला भी आता है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा वाला है। देखिए इसमें बिल्कुल आसान है, यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में इसने साफ साफ दे दिया है कि 0.05 mm, मतलब यह जो हमारे पास डायल कैलिपर है इसका लिस्ट काउंट कितना है? 0.05 mm, 0.05 mm की लिस्ट काउंट वाला यह डायल कैलिपर है हमारे पास, ठीक है। तो लिस्ट काउंट रीडिंग कैसे निकलेगी? तो रीडिंग निकालने के लिए हमारे पास वही फार्मूला रहेगा, मेन स्केल की माप। आप नोट कर लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूं, बार बार लिखूंगा नहीं। मेन स्केल की माप प्लस हम यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, इसमें अब ये डायल वाला देखेंगे, मेन स्केल की माप प्लस डायल की रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट, ठीक है। तो मेन स्केल की माप क्या है? तो यहां पर देखिए 0 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखिए 1 लिखा हुआ है, 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर कहिए या 10 mm कहिए, दोनों एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 सेंटीमीटर कहिए या 20 mm कहिए, दोनों एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। अब देखिए 10 mm 20 mm, तो देख रहे हैं 0 mm 10 mm, 0 mm और 10 mm के बीच में एक लाइन है, इसका मतलब यह जरूर लाइन 5 mm वाली होगी। भाई यहाँ 5 mm होना चाहिए, अगर यहाँ 0 है यहाँ 10 है, इसके बीच में एक लाइन खींची गई, इसका मतलब यहाँ 5 mm आएगा। वैसे यहाँ देखिए यहाँ 10 mm है, यहाँ 20 mm है, और इसके बीच में भी एक लाइन खींची गई है, इसका मतलब यहाँ पे 15 आएगा। और यह मेन स्केल की माप कितनी है? तो हम देखेंगे कौन सी लाइन दिख रही है। देखिए 20 के बाद एक लाइन और दिख रही है हमें, यहाँ पे ध्यान से देख रहे होंगे। फिगर में बड़ा कर दूं क्या? एक बार मैं फिगर बड़ा कर देता हूं ना, तो शायद आपको यह बड़ा वाला लाइन दिख जाए। 20 हो गया ना, ये 20 वाली लाइन है, देखिए 0 हो गया, 5 10 15 20, या 25 वाली लाइन भी दिख रही है। मैं फिगर बड़ा करूंगा आपको दिख जाएगा, फिगर थोड़ा बड़ा करता हूं, शायद दिख रहा हो। देखिए 0 5 10 15 20 25, इसमें एक भाग 5 mm का है, इसमें एक भाग कितने का है? 5 mm का है। तो देखिए यहाँ 20 हो गया, 20 के बाद ये वाली भी लाइन दिख रही है 25 वाली, इसका मतलब मेन स्केल का माप क्या हो गया? मेन स्केल का जो माप है वो 25 mm हो गया। प्लस अब डायल की रीडिंग देखेंगे, किसकी रीडिंग देखेंगे? डायल की। डायल की रीडिंग में बड़ा कर देता हूं, जूम करता हूं तो शायद क्लियर दिख जाए। यहाँ देखिए इसका जो डायल है ना, इसका एक खाना है, 1 2 3 इस तरह से, ठीक है। भाग की संख्या देखते हैं, तो सुई कितने पे है, तो डायल की रीडिंग कितनी है? तो देखिए यहाँ 20 है, भाई 10 था, यहाँ 20 है, 20 के बाद देखिए 21 22 23 24, जहां पहुंचा तो 25, फिर यहाँ 30। देखिए 25 से एक पहले ही डायल का सुई रह गया है, तो इसका मतलब 24 वाला है। कौन सा वाला भाग है? 24 वाला भाग है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 24। भाई मेन स्केल की माप 25 प्लस डायल की माप, तो डायल की जो माप आई हुआ, डायल की जो रीडिंग आई हुआ 24 आई, इनटू लिस्ट काउंट, तो इसका लिस्ट काउंट दे रखा है 0.05। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 25 प्लस, पहले गुणा करके तब जोड़ेंगे, हमेशा ध्यान रखना, पहले गुणा करेंगे उसके बाद जोड़ेंगे, ठीक है। 5 चौको 20, 2 80 लाया, 5 दूना 10 2 12, ठीक है। 1 2 अंक पे दशमलव, तो यहाँ भी 1 2 अंक पे दशमलव। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 25 से 1 26, भाई जोड़ने जानते हैं ना, दशमलव वाला ऐसे लिखते हैं, दशमलव 00, फिर दशमलव के नीचे लिख दीजिए 1.20 लिख दीजिए, इन्हें जोड़ लीजिए, 25 से 1 26.20 mm में आ जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 26.2 कही है, 26.20 कही है, दिख रहा है क्लियर? जो ऑप्शन डी है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हैं, बस ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रहे। और फार्मूला सब लगभग एक ही टाइप का है, जहां पे भाई वर्नियर स्केल है, मेन स्केल की माप सब में ले रहे हैं ना, मेन स्केल की माप ले लिया, चाहे वर्नियर कैलिपर हो, चाहे माइक्रोमीटर हो, चाहे डायल कैलिपर, सबकी रीडिंग एक ही साइड से ली जाती है, एक ही टाइप से ली जाती है। मेन स्केल की माप प्लस वर्नियर कैलिपर है तो वर्नियर स्केल की भाग की मिलने वाली संख्या, डायल कैलिपर है तो डायल वाला रीडिंग ले लेंगे इनटू लिस्ट काउंट, बस वही चीज है। एक गैंग ड्रिल मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है? देखिए गैंग ड्रिल मशीन होती क्या है, सबसे पहले तो ये समझिए। ड्रिलिंग मशीन तो जानते हैं भाई, ड्रिल करने के लिए, होल करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन गैंग ड्रिल कब बोलोगे? जैसे आप हो, आप लोग अकेले घूमते हो तो भाई कोई नहीं कुछ बोलेगा, ये हो कि भाई सिंगल आदमी जा रहा है कोई दिक्कत नहीं। पर अगर आप 4-5 लोगों को इकट्ठा लेकर के घूमो तो लोग कहते हैं कि देखो गैंग बनाकर घूम रहा है। क्या बोलते हैं?
गैंग बना करके घूम रहा है। तो वही चीज ड्रिलिंग मशीन में भी है। कब? जब आप 4-5 लोगों को लेकर के घूमोगे, ठीक है। तो वही चीज ड्रिलिंग मशीन में भी है। अगर एक ड्रिलिंग मशीन होगी तो नॉर्मल ड्रिलिंग मशीन जो बेंच सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन होती है, पर वही बेंच सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन को एक ही मैच में 3-4 मशीनें लगा दी जाए। जो हमारी बेंच सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन होती है, एक ही मैच पर 3-4 ड्रिलिंग मशीन लगा दी जाए तो अब उन मशीनों की गैंग बन गई ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गैंग ड्रिलिंग मशीन बोलेंगे। जैसा कि फिगर में मैंने दिखा रखा है, 1 2 3 4 ड्रिलिंग मशीन लगी हुई है, शायद इधर बगल में भी है ना, 1 2 3 4 ड्रिलिंग मशीन है। तो ये हमारी क्या होगी? अब गैंग बन गई इनकी, तो इसी को हम लोग गैंग ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। लेकिन इसकी जरूरत कहां पे है भाई? इसकी जरूरत कहां पे है? तो देखिए, जब हमें किसी भी जॉब पर कोई ऑपरेशन करना हो, जैसे कि मैं आपको एक जॉब का टुकड़ा दे दूं, मैं कह दूं कि इस पे आपको क्या करना है? टैपिंग करना है। क्या करना है? टैपिंग। टैपिंग का मतलब हो गया कि होल में इंटरनल थ्रेड काटना, आंतरिक थ्रेड काटना है, होल के अंदर थ्रेड काटना है, ठीक है। तो अब इस जॉब में आपको थ्रेड काटना है, तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे? ड्रिल करोगे। पहला काम क्या करोगे आप? ड्रिल करोगे। भाई होल होगा तभी तो आप थ्रेड काटोगे। ड्रिल करने के बाद दूसरा काम क्या होगा? उस होल की फिनिशिंग करना। और फिनिशिंग करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? रीमर की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? रीमर की। जब रीमर से फिनिशिंग हो जाएगा तब हम उसमें क्या करेंगे? थ्रेड काटेंगे। और उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? टैप की जरूरत पड़ेगी। अब 3 प्रोसेस हो गए। हमें इस जॉब में होल करना था और इसमें मैं टैपिंग करना चाहिए, आंतरिक थ्रेड काटना था। तो जो आंतरिक थ्रेड काटना था तो उसके लिए हमें इन 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ा, तब वो प्रोसेस पूरा हुआ। तो अब आप बताइए कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक ही मशीन होता तो हम क्या करते? उस मशीन में पहले क्या करते? ड्रिल बिट लगाते, फिर ड्रिल करते, ड्रिल हो जाता, फिर ड्रिल बिट को उसमें से निकालते और फिर रीमर लगाते, फिर वहां पे रीमर के द्वारा उसके होल को फिनिश करते हैं, रीमिंग हो जाता, फिर ड्रिल बिट उसमें से निकालते हैं, मतलब रीमर को निकालते हैं, फिर वहां पे क्या लगाते हैं? टैप लगाते हैं। काफी समय नुकसान होता ना, और ढेर सारे जॉब बनाने तो बार बार इधर उधर करते, बहुत समय नुकसान होता। तो इसी समय के नुकसान को बचाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? गैंग ड्रिलिंग मशीन यूज करते हैं। इसमें क्या होगा कि जब हमें यह प्रोसेस करना है तो हम क्या करेंगे? एक मशीन में, पहली वाली मशीन में हम लोग ड्रिल बांध देंगे, दूसरी वाली मशीन में हम क्या करेंगे? रीमर लगा देंगे, तीसरी वाली मशीन में हम लोग टैप लगा देंगे। अब फायदा होगा कि जॉब को हम यहां रखेंगे, ड्रिल कर लेंगे, फिर इसके बगल वाली मशीन पे रीमर करेंगे, इसके बगल वाले पे टैप करेंगे। तो बार बार बीट को बदलना नहीं होगा और आपका समय बच जाएगा। आप मास प्रोडक्शन कर पाओगे, अधिक संख्या में जॉब को कम समय बना पाओगे। तो ये चीज होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है? गैंग ड्रिलिंग मशीन में। तो देखिए यहाँ ऑप्शन जो डी आपको दिख रहा होगा, ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन ना, सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग। मतलब जब किसी मशीन पे हमें क्रम से संचालन, क्रम से ऑपरेशन करना हो, जैसा कि मैंने बताया कि पहले ड्रिल करना है, फिर रीमर करना है, फिर टैप करना है, क्रमिक संचालन, क्रमिक ऑपरेशन करना हो, तब गैंग ड्रिलिंग मशीन यूज किया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और ये सारी चीजें मैंने अपने पेड क्लास वाले में, जो हमारा ग्लोबल ITI का ऐप है ना, वहां पे बिल्कुल अच्छे से पढ़ा रखा है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो लोग वहां पे पढ़े होंगे उन्हें तो बिल्कुल दिक्कत ही नहीं होगा सारी चीजें सॉल्व करने में। और आपको सिर्फ यहीं तक नहीं पढ़ना है, मैं बार बार वीडियो में समझा थक चुका हूं कि भाई आप लोग कहीं से भी पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए, पूरी थ्योरी कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप लोग आगे। ITI तो सिर्फ कंप्लीट कर छोड़नी नहीं है ना, कि डिग्री मिल गई आप क्या करोगे? जब उसका आप कहीं यूज कर पाओ, कहीं जॉब ले पाओ, तब तो मजा आएगा। तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और अभी से मेहनत करना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं ITI पास हो जाऊंगा उसके बाद तैयारी करूंगा, ये कोई मतलब नहीं होता। आप साथ में अभी से पढ़ते चलिए, बाद में क्यों करेंगे? जब आप यहाँ से पास आउट हुए तो उसके बाद पहले बार बैठिए और कहीं पे भी अपना एग्जाम निकाल लीजिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है? इसमें पूछ रहा है कि स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा। ये चीज मैंने देखिए पहले ही बता दिया था। यहाँ पे मैं थोड़ा फिगर बड़ा कर देता हूं, पार्ट को हम लोग देख लेंगे किसको क्या कहते हैं। देखिए ये हो गया हमारा क्या, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। इसका यूज किया जाता है किस लिए? न्यून कोण या अधिक कोण को मापने के लिए। किसी की जॉब पे टेपर जो होता है ना, इस टाइप से, मान लीजिए जॉब है, यह टेपर है, तो यह एंगल कितने पे है, तो इस जॉब का अगर टेपर हमें निकालना है या कोण, हमें यह एंगल निकालना है, तो न्यून कोण या अधिक कोण को निकालना हो तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का यूज किया जाता है। जो यह सीधी वाली सरफेस होती है ना, तो यह जो स्टॉक है, स्टॉक को हमेशा कहाँ रखते हैं? स्टॉक को हमेशा सीधी वाली सरफेस पे रखते हैं, ठीक है। और यह जो ब्लेड है इसकी, यह इसको क्या बोलते हैं? इसको ब्लेड बोलते हैं। ब्लेड हमेशा टेपर वाली सरफेस के संपर्क में रहती है। स्टॉक सीधी वाली सरफेस के संपर्क में और ब्लेड हमेशा टेपर वाली सरफेस के संपर्क में रहता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ब्लेड हो गया।
और यह दोनों क्या हो गए लॉकिंग स्क्रू, मतलब इस स्क्रू को जब टाइट करेंगे तो हमारा यह ब्लेड लॉक हो जाएगा, तो ब्लेड आगे पीछे नहीं खिसकेगा क्योंकि इसमें स्लॉट कटा है, हम आगे पीछे खिसका सकते हैं, तो इसकी मदद से ब्लेड को लॉक करते हैं। और यह वाला जो स्क्रू है इसको लॉक कर देंगे तो ये डायल घूमना बंद हो जाएगा। पहले यह देख लीजिए, सबसे बाहरी जो हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं, डिस्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्क बोलते हैं, ठीक है। और इस पर जो माप बना हुआ है इसी को क्या बोलते हैं, मेन स्केल बोलते हैं, जो ए 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 तक है ना, बताया ना 360 है, लेकिन 90 90 के भाग में 4 भागों में बांटा गया होता है, 90 90 90 0 से 90 0 से 90 0 से 90 0 से 90 360 हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेन स्केल कहते हैं, ठीक है। और जो अंदर वाला है यह पूरा घूमता है, यह बाहरी भाग हो गया, जो अंदर वाला भाग हो गया, ये जो मैं लाइन खींच रहा हूं ना इसको देखिए, यह जो ऐसे गोलाई में है इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायल कहते हैं, और ये पूरा भाग घूमता है। इसको लूज कर देंगे यहाँ से स्क्रू को, ये रोटेट करेगा, फिर जहां पे हमें ले जाना है माप के हिसाब से सेट हो जाएगा, फिर इसको यहाँ से टाइट कर सकते हैं, इसलिए इसको लॉकिंग स्क्रू बोलते हैं। डायल को लॉक करता है और यह वाला ब्लेड को लॉक करता है, ठीक है। तो यह जो हमारा डायल होता है, डायल पे ही हमारा क्या बना होता है, वर्नियर स्केल बना होता है, डायल पे ही वर्नियर स्केल बना होता है। तो यही जो हमारा डायल है यही मेन है, यही पूरा रोटेट करता है और माप निकालने में मदद करता है, इसीलिए हम लोग वर्नियर बेल प्रोटेक्टर की बात करें तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कौन सा है, इसको छोटा कर देते हैं ना, इसको मैं हटा दे रहा हूं, अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ओह सॉरी, ठीक है। तो कौन सा है, तो फिर यहाँ पे देखिए वर्नियर बेल प्रोटेक्टर का कौन सा अभिन्न हिस्सा, इंग्लिश वाला देखिए इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल का अभिन्न हिस्सा या फिर कह लीजिए अनिवार्य हिस्सा कौन सा है, तो इसमें सबसे मेन यही था हमारा क्या, ये जो डायल वाला हिस्सा है जो रोटेट करता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, डायल। बाकी डिस्क किसे कहते हैं मैंने दिखाया, और ब्लेड किसे कहते हैं वो भी आपने देखा, मेन स्केल किसे कहते हैं वो भी आपने देखा, तो सारे पार्ट हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम दे। देखिए ये फाइल दिखाया गया और पूछ रहा है कि इस भाग को क्या कहते हैं। हालांकि ये पिछले वाले पार्ट में भी क्वेश्चन आया था, तो मैंने फाइल के सारे पार्ट का नाम बताया था, इसलिए मैं अभी थोड़ा जल्दी जल्दी बता दूंगा कि इसको क्या कहते हैं, एज कहते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है। आगे वाला जो हिस्सा है इसको क्या कहते हैं, टिप बोलते हैं या फिर पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। यह वाला जो हिस्सा है, जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसपे दांते कटे हुए हैं, इसे फेस बोलते हैं, फेस या फिर साइड भी बोला जाता है, ठीक है। यह जो हमारा हिस्सा बिना दांतों के यहाँ बच जाता है फेस वाले हिस्से में, यह वाला जो हिस्सा इतना बच गया इसको बोला जाता है क्या, हील बोला जाता है, क्या बोलते हैं, हील बोलते हैं। यह जो है यह क्या बोला जाता है, शोल्डर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, पीछे वाला वीडियो देख लीजिए, अच्छे से बताया है मैंने। यह जो हिस्सा है जो हैंडल के अंदर चला गया है इसको बोलते हैं क्या, टैंक बोलते हैं, नुकीला होता है हैंडल के अंदर चला जाता है। यह हमारा हैंडल होता है लकड़ी का, ठीक है, यह हमारा हैंडल होता है। और उसके बाद जो फाइल की लंबाई होती है ना, वो टिप से लेकर के हील तक की दूरी होती है, मतलब टिप से या पॉइंट से कह लीजिए, टिप या पॉइंट कह लीजिए, से हील तक की जो दूरी होती है वही क्या होती है, फाइल लेंथ होती है, फाइल की लंबाई होती है, ठीक है। उसके बाद यह जो चीज पूछ रखा था यह क्या था, मैंने बताया था आपको कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेरुल। क्या बोलते हैं, फेरुल। यह काम क्या करता है, तो जब हम टैंक को इस लकड़ी के हैंडल में लगाते हैं तो नुकीला भाग होता है, जब यह मेटल इसके अंदर जाता है तो डर रहता है कि जो लकड़ी के हैंडल वो फट ना जाए, तो उसको फटने से रोकने के लिए, क्रैक होने से रोकने के लिए यह फेरुल जो होता है एक मेटल का गोल छल्ला होता है जो कि उस हैंडल को फटने से रोकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए, ऑप्शन सी हो जाएगा फेरुल। हील कौन सा हिस्सा है, यह वाला हिस्सा पूछता तो हील कहलाता। एज यह वाला हिस्सा है, साइड वाला शोल्डर यह वाला हिस्सा। सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रखा है, जॉब को फिनिश्ड साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। जॉब को फिनिश्ड साइज के करीब लाने के लिए, मतलब जॉब बिल्कुल फिनिशिंग साइज में आ जाए, एकदम लास्ट स्टेज में अच्छे से फिनिशिंग हो जाए, तो उसके लिए किस फाइल का यूज करते हैं। तो सारे फाइलों के बारे में पहले हम देखेंगे। जैसे कि पहला है सिंगल कट फाइल। तो यह जो आपको फाइल दिख रही है ये सिंगल कट फाइल है, एक ही कट बना हुआ है, सिंगल कट फाइल। इसका जो एंगल होता है कभी कभी पूछ लेता है, तो सिंगल कट फाइल का जो एंगल होता है ना वह 60 डिग्री होता है, मतलब ये लाइनें 60 डिग्री पर बनी होती है। यह जनरली हमारा क्या होता है, सॉफ्ट मटेरियल के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं, सॉफ्ट मटेरियल के लिए। और यह कम धातु काटता है, यह कम धातु काटता है, कौन सा, सिंगल कट फाइल, ठीक है। और सिंगल कट के साथ ही हम लोग देख लेंगे डबल कट फाइल, जो डी वाला है, यह है डबल कट का फिगर। सिंगल कट, डबल कट, दोनों को एक साथ देख लेते हैं। डबल कट जो फाइल होती है सिंगल कट फाइल के अपेक्षा अधिक मटेरियल हटाती है, पहली चीज तो ये। दूसरी, इसमें देखिए दो लाइनें बनी हुई है,
दिख रहा है ना, सिंगल कट और डबल कट। जो पहली लाइन बनेगी, जो पहली लाइन है, ठीक है, इसका एंगल निकाला जाता है, और जो दूसरी लाइन फिर यहाँ पे जाएगा, तो दोनों को हम लोग देखेंगे। देखिए दूसरी लाइन हो गई, ठीक है, इसका एंगल और ये जो पहली लाइन है हमारी, इसका एंगल, ठीक। तो देखिए जो पहली लाइन बनेगी, कहने का मतलब है, मैं अलग से ही बना देता हूं कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, यह फाइल है, कौन सी वाली है, डबल कट वाली। तो जब हम पहला कट बनाएंगे तो इसको क्या बोलते हैं, जो पहला कट बनाया जाता है इसको बोला जाता है ओवर कट। क्या बोलते हैं, ओवर कट। और इसका जो एंगल रहता है ना आपका, यह होता है आपका 70 डिग्री। कितना होता है, 70 डिग्री। इसके बाद जो दूसरा कट बनाते हैं हम लोग इस पे, फिर जब डबल कट बनाने के लिए दूसरा कट खींचेंगे, जो दूसरा कट बनाया जाता है ना, यह हमारा कहलाता है क्या, अप कट। ये जो दूसरा वाला बनेगा इसको क्या बोलेंगे, अप कट बोलते हैं। और इसका जो एंगल होता है 51 डिग्री होता है। दोनों ध्यान रखना, इसका तो 60 डिग्री होता था, एक ही लाइन बनी हुई है, इसमें दो लाइन, पहली लाइन जो बनेगी उसे ओवर कट बोला जाएगा, उसका एंगल 70 डिग्री। दूसरी लाइन जो उसके ऊपर बनेगी उसे अप कट बोला जाएगा, उसका एंगल 51 डिग्री। यह आसानी से याद भी सकता है कि किसको ओवर कट बोलेंगे, किसको अप कट बोलेंगे। तो एक याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप याद रखें। अप का मतलब क्या, ऊपर, मतलब जो पहली लाइन के ऊपर बने भाई, जो पहली लाइन बनेगी उसके ऊपर जो दूसरी लाइन दोबारा जब लाइन खींची जाएगी पिकट के रूप में, तो पहले के जो ऊपर बनेगा तो उसे अप कट बोलेंगे। इसका मतलब जो ऊपर वाला अप कट है तो उसके नीचे वाले, मतलब जो पहली लाइन खींची गई थी वो क्या कहलाएगी, ओवर कट कहलाएगी। ठीक है, ये चीज था। क्लियर हुआ होगा सिंगल कट डबल कट। अब देखिए दो और फाइल बची, कर्व कट फाइल और सेकेंड कट फाइल। देखिए कर्व कट कौन सा है, तो यह जो फिगर आपको दिख रहा है ना, यह है कर्व कट का। किसका है, कर्व कट का। या फिर से एक दो और नाम से जानते हैं, जैसे कि सर्कुलर फाइल, सर्कुलर भी बोलते हैं, सर्कुलर कट फाइल बोलते हैं, या विक्सन फाइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विक्सन फाइल भी बोलते हैं। इस पे जो दांते बने होते हैं आप देख रहे होंगे, वृत्ताकार आकृति में बने हुए हैं। कैसे बने हुए दांते इसके, वृत्ताकार आकृति में, आपको दिख रहा होगा दांते वृत्ताकार आकृति में बने हुए। यह भी सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज की जाती है। किसके लिए, सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज की जाती है, पीतल के लिए, तांबा के लिए, एल्युमिनियम के लिए, मतलब सॉफ्ट मटेरियल के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद बारी आती है जो सबसे अलग है, वो सेकेंड कट फाइल, जो ऑप्शन सी आपको दिख रहा है। कौन सी, सेकेंड कट फाइल। और इसका ऑप्शन यही सही भी है, सेकेंड कट फाइल। सेकेंड कट फाइल मतलब देखिए डबल कट नहीं कह रहा है, सेकेंड कट कह रहा है। सेकेंड कट फाइल उस फाइल को बोलते हैं जिस फाइल में 1 सेंटीमीटर में 16 दांते कटे हो। जैसे ये दांते काटा जा रहा है ना, तो आप 1 सेंटीमीटर की दूरी में जब काउंट करोगे और अगर 1 सेंटीमीटर में 16 दांता होगा, इसका मतलब वह सेकेंड कट फाइल है। ठीक है, अलग अलग नाम होता है। जैसे भाई रफ फाइल होती है, कौन सी फाइल होती है, रफ फाइल, बास्टर्ड फाइल। तो रफ फाइल में क्या होता है, 1 सेंटीमीटर में 8 दांते होते हैं, बास्टर्ड फाइल में 12 दांते होते हैं। वैसे ही सेकेंड कट फाइल में 1 सेंटीमीटर में 16 दांते होते हैं। जैसे जैसे दांतों की संख्या बढ़ेगी फिनिशिंग उतनी ज्यादा, 1 सेंटीमीटर में ज्यादा दांते बन जाएंगे तो फिनिशिंग उतनी अच्छी आएगी। तो यह जो होता है हमारा सेकेंड कट फाइल, 1 सेंटीमीटर में 16 दांते बने होते हैं। हार्ड मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए, हार्ड मटेरियल के लिए। और यही जो होता है जो आपको फिनिश साइज के करीब ले जाने के लिए यूज किया जाता है, या कह लीजिए इससे अच्छी फिनिशिंग प्राप्त होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है। बाकी आगे के जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।